सुप्रभात। आज व्याकरण में वाक्य व्यवस्था जो पाठ है उसको हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। तो वाक्य व्यवस्था तो भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है और वाक्य के द्वारा ही हम किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया करते हैं या पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यानी इसके द्वारा ही, वाक्य के द्वारा ही हम किसी भी भाव को पूर्ण रूप से हम किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सकता है। और शब्दों का एक अपना अर्थ होता है, लेकिन इन्हें हम बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का अभिप्राय जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट नहीं समझ पाते कोई भी। वाक्य के शब्दों को सही क्रम से यदि संयोजित करने तथा स्वाभाविक गति से बोलने पर ही पूरी बात या पूरी तरह से हम लोग समझ जाते हैं या समझ में आ जाती है। तो वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिससे पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। वाक्य की परिभाषा जो है, तो वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिससे हम पूर्ण अर्थ देने का समर्थ होता है, या जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है, वही वाक्य होता है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य है और दूसरा विधेय है। वाक्य के कितने अंग? दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, मोहन कहानी लिखता है। तो ये दो वाक्य जो हम देखें, तो दो इसमें अंग है। एक वाक्य में दो अंग है। एक अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे रमेश और जैसे मोहन। तो ये जो है कर्ता के बारे में सूचना देता है। और दूसरा अंग जो होता है वह क्रिया के बारे में सूचना देता है, क्रिया के बारे में बताता है, जैसे पुस्तक पढ़ता है या कहानी लिखता है, तो ये क्रिया के बारे में दर्शाता है। तो उद्देश्य का डिफिनीशन हुआ, परिभाषा, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय वह होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय होता है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य होता है, यानी सब्जेक्ट। और विधेय जो होता है वह उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे उद्देश्य और विधेय, जैसे मेरा भाई चतुर है, तो मेरा भाई उद्देश्य हो गया और चतुर है विधेय हो गया। सुरेश बीमार है, तो सुरेश उद्देश्य हो गया और बीमार है विधेय हो गया। तो ये उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग हैं। अब इसमें से कुछ विशेष बात आप लोगों को बता देते हैं कि कभी कभी उद्देश्य प्रकट नहीं होता है। आज्ञा सूचक वाक्य देखिए, वहां मत जाओ, ये केवल विधेय है। यहाँ तुम जो है उद्देश्य अप्रकट है, यानी प्रकट नहीं है, यानी यहाँ पर तुम नहीं है, तुम जो है यहाँ पर प्रकट नहीं है। जैसे वहाँ मत जाओ हम लिख दिए, तो ये केवल विधेय हुआ। इसमें जो तुम है वो अप्रकट है, तुम उद्देश्य जो है वो अप्रकट है। तो इसमें कभी कभी उद्देश्य प्रकट नहीं होता है, आज्ञा सूचक वाक्य में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, उद्देश्य और विधेय एक एक पद के भी हो सकते हैं, यानी उद्देश्य और विधेय एक एक पद के भी हो सकते हैं और एक से अधिक पदों के भी हो सकते हैं। यानी एक एक पद के भी हो सकते हैं उद्देश्य और विधेय, और एक से अधिक पदों के भी हो सकते हैं।
जैसे मोहन उद्देश्य हो गया और जाता है विधेय हो गया। मेरा मित्र मोहन स्कूल जाता है, तो मेरा मित्र मोहन ये 3 पद जो है वह उद्देश्य हो गया और स्कूल जाता है यह विधेय हो गया। तो इसमें उद्देश्य और विधेय ऐसे हो जाता है। इस प्रकार वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है और विधेय बाद में होता है। उसके बाद आइए वाक्य जो ये चैप्टर है, वाक्य व्यवस्था जो चैप्टर है, उसमें एक आता है पदक्रम। पदक्रम क्या है, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है। तो पदक्रम क्या है, तो वाक्य में जब भी हम लोग वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व है। सभी वाक्यों में पद एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। सभी वाक्यों में पद एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। क्रम भंग होने से अर्थ भिन्न हो जाता है, यानी अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। यदि उसको व्यवस्थित ढंग से हम अंग को नहीं सजाते हैं, पद को नहीं सजाते हैं वाक्य में, तो उसका अलग अलग अर्थ निकल जाता है। वाक्य रचना में कर्ता होता है। कर्ता कर्म क्रिया के क्रम की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जब भी हम वाक्य की संरचना करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य रचना में सबसे पहले कर्ता कर्म और क्रिया के क्रम की ओर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी पदक्रम को जो विशेष जो क्रम है उसको भी ध्यान में देखा जाए कि कर्ता के बाद क्रिया आती है। कर्ता के बाद क्रिया पदक्रम में होता है कि कर्ता के बाद क्रिया आती है। जैसे मोहन जाता है, तो मोहन कर्ता हो गया, जाता है क्रिया हो गया। यदि इसको हमको लोग पहले क्रिया लिख देते हैं और बाद में कर्ता लिखते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अलग अर्थ निकल जाता है, निरर्थक हो जाएगा। तो उसमें वो वाक्य जो है सही सार्थक नहीं हुआ, वो पदक्रम में नहीं होगा। पदक्रम में होएगा कि पहले कर्ता के बाद ही क्रिया आती है। उसके बाद दूसरा है कि कर्म हो अथवा पूरक, वह कर्ता और क्रिया के बीच में आता है। जैसे गोपाल ने पुस्तक खरीदी, वह राजा बन बैठा। यदि 2 कर्म हो तो गौण कर्म का स्थान मुख्य कर्म से पहले होता है। जैसे रवि ने गीता को सेब खिलाया। रवि ने गीता को सेब खिलाया। यदि वाक्य में एक कर्म और एक पूरक हो तो पूरक बाद में आता है। जैसे सुरेश ने रस्सी को सांप समझ लिया। रस्सी को सांप समझ लिया, तो सांप जो हो गया वो पूरक हो गया और रस्सी को मेन कर्म हो गया, मुख्य कर्म हो गया। संबंधवाचक पद संबंधित विशेषण से पहले आते हैं। संबंधवाचक पद संबंधित विशेषण से पहले आते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो मेरा छोटा भाई, मेरा जो है संबंधवाचक पद संबंधित विशेषण से पहले आते हैं। क्रिया विशेषण का स्थान प्रायः संबंधित क्रिया से पहले होता है। जैसे कृष्ण तेज दौड़ता है। उसके बाद समूचा बोधक अव्यय जिन शब्दों या जिन वाक्यों को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं। जैसे सीमा तो आ गई परंतु सरिता अभी तक नहीं आई, तो ये परंतु शब्द जो है वो भी समूचा बोधक अव्यय है। तो कुछ शब्दों को या जिन वाक्यों को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं। संबोधन और विस्मयादि बोधक प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे वाह, कमाल हो गया, अरे यह क्या है, संजीव तुमसे ऐसी आशा न थी। तो इसमें संजीव, अरे, वाह, ये जो है
वो विस्मयादि बोधक संबोधन में है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पदक्रम और वाक्य के अंग ये दो हम बताए। उसके बाद वाक्य के प्रकार अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।